Hello students, how are you? Today we will discuss the first chapter of class plus 1. If you are watching this video, it is understood that you have opted science stream in plus 1. And I am sure beta you are blessed student if you have chosen science stream. How I can say you are blessed student? बेटा जो साइंस स्टूडेंट होता है ना, उसका नॉर्मल इवेंट्स को फिनोमिना को ऑब्जर्व करने का जो एटीट्यूड होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पर्सन क्वाइट डिफरेंट होता है। और यही रीजन है कि आप ब्लेस्ड स्टूडेंट है। मदर नेचर ने बेटा आपको खुद सिलेक्ट किया है ताकि आप नेचर की स्टडी करें। क्लियर? ये मैं कैसे कह सकता हूं, देखो ध्यान से, सिंपल सा आपके पास मैं 2-3 एग्जांपल लेके चलता हूं। आसमान में आफ्टर रेन क्या रेनबो दिखाई देता है। अब नॉर्मल पर्सन के लिए तो क्या, हाँ बिल्कुल रेनबो बड़ी अच्छी बात है, कलरफुल इवेंट अच्छा लगता है, लेकिन वो क्यों है? यदि आप साइंस स्टूडेंट हैं तो ऑप्टिक्स क्या देगी आपको, इस बात की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी ये रेनबो क्यों है। क्लियर होगी बात ये? यानी हमें क्या होगा, कोई भी एक नेचुरल इवेंट होती है, हम उसके कॉज के बारे में भी जानते हैं कि एक्चुअल वो इवेंट यहां पे क्यों हो रही है। सेकंड में और एग्जांपल लेके चलता हूं बेटा, लाइटनिंग होती है नॉर्मल पर्सन के लिए तो ठीक है, हाँ बारिश का सीजन है, लाइटनिंग हो रही है। अब वो लाइटनिंग होती क्यों है? अब ये चीज हमें कौन इंफॉर्मेशन देगा इसकी इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक देती है। जब दो चार्ज क्लाउड आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लाइटनिंग होगी। और लाइटनिंग में भी बेटा एक इवेंट हमें देखने को मिलती है, जो फ्लैश है, जो चमक है वो पहले आती है और जो साउंड है वो क्या होती है, बाद में आती है। अब इसके बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या देगा अपने पास, हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो कुछ ऐसे फिनोमिना बेटा जो नेचर के बारे में साइंस स्टूडेंट बेटा डीपली ऑब्जर्व करता है। एक नॉर्मल पर्सन, एक ऑर्डिनरी पर्सन इन चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं रखता। तो आप ये सारी चीजें अब सीखने वाले हैं किसके अंदर, अपने पास है फर्स्ट साइंस के अंदर। क्लियर? तो कांग्रेचुलेशन इफ यू हैव ऑप्टेड साइंस स्ट्रीम, ऑल द बेस्ट। नाउ वी विल एंटर आवर फर्स्ट टॉपिक फिजिकल वर्ल्ड, एंड इट इज नॉट अ टॉपिक, इट यू कैन से इट इज अ लाइफस्टाइल, फिजिकल वर्ल्ड। अब हम इस चैप्टर की बात करें बेटा, तो इस चैप्टर में से मैं कहूं आपके पास नीट, जेई मेंस, या मैं एडवांस की बात करूं बेटा, या मैं अदर कंपटीशन की बात करूं, यहां से लगभग ना के बराबर क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिर भी ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। इंटरेस्टिंग ये क्यों है, अब हम यहां पे ये समझने को मिलेगा कि लाइफ में साइंस का क्या रोल है अपने पास। क्लियर होगी बात है? लाइफ में फिजिक्स का क्या रोल है। तो यहां पे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजिकल वर्ल्ड। अगेन वेलकम टू द फिजिकल वर्ल्ड बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम बेसिक टर्म्स। सबसे पहली ही टर्म क्या है बेटा, हम नॉर्मली बोलते हैं आपकी स्ट्रीम क्या है, हमने साइंस स्ट्रीम चूज की है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म साइंस? अब साइंस ना तो कोई बुक है ना कोई स्ट्रीम है, एक्चुअली मीनिंग क्या है बेटा साइंस का? साइंस जो वर्ड आया, लैटिन वर्ड साइंसिया, कहां से आया बेटा? साइंसिया। और इसका जो मीनिंग है वो क्या है आपके पास? टू नो। क्या है इसका मीनिंग आपके पास? टू नो, यानी किसी भी चीज के बारे में जानना या जानकारी रखना, वो क्या आपके पास है? साइंसिया मीन्स साइंस। अब जानकारी भी कैसी होनी चाहिए, नॉलेज भी कैसी होनी चाहिए बेटा? सिस्टेमेटिक नॉलेज। तो यहां पे ओवरऑल जो कंक्लूजन निकला साइंस का, व्हाट इज साइंस? सिस्टेमेटिक नॉलेज इज known as साइंस। सिस्टेमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। किसी भी चीज के बारे में, किसी भी फिनोमिना के बारे में यदि हमें सिस्टेमेटिक नॉलेज है तो वही चीज क्या है? साइंस है। और किसी भी इवेंट को सिस्टेमेटिक वे से अरेंज करना, वो भी क्या है बेटा आपके पास? साइंस है। अब एक और बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट हम लेके चलते हैं साइंस के लिए। हम स्कूल में जाते हैं, कंप्लीट टाइम टेबल भी होता है आपके पास। पहले पीरियड में ये टीचर आएगा, दूसरे पीरियड में ये टीचर आएगा, तीसरे पीरियड में ये टीचर आएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड वहां पे डिवाइड है।
अब सभी टीचर एक साथ क्लास में एंटर करें और एक साथ बोर्ड के कॉर्नर को कैप्चर करें, कहते ये कॉर्नर मेरा, फिर पढ़ाना शुरू करें, तो आप कितना गेन कर पाओगे? नहीं ना। मतलब टीचर तो अभी पढ़ा रहे हैं और टीचर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में भी पढ़ा रहे हैं, तो मतलब क्या है, यदि किसी भी काम को हम सिस्टम से करें, हमने सिस्टम बनाया बेटा, पहले 40 मिनट एक टीचर आएगा, उसके बाद दूसरा टीचर आएगा, उसके बाद तीसरा टीचर आएगा। यदि हम किसी भी काम को सिस्टमेटिक वे से करते हैं तो सिस्टमेटिक नॉलेज या सिस्टमेटिक वे ही क्या आपके पास है? साइंस है। हो जाएगा क्लियर? सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज ए साइंस। किसी भी काम को हम करें, हम सिस्टम से करें, वही चीज क्या कहलाएगी आपके पास है? साइंस कहलाएगी। और अपनी डेली लाइफ सारी के सारी यदि ऑर्डर्ड है बेटा, तो हम सिस्टम से काम कर रहे हैं, हम एक साइंटिफिक वे में काम कर रहे हैं। हो जाएगा क्लियर? तो व्हाट इज साइंस? है सिस्टमेटिक नॉलेज इज ए नोन एज ए साइंस। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा। अब साइंस को पर्टिकुलर टू टर्म्स में डिफाइन किया गया है, यू कैन से क्लासिफाई किया। पहला कौन सा बेटा? बायोलॉजिकल साइंस। और दूसरा कौन सा आपके पास? फिजिकल साइंस। सेकंड कौन सा आपके पास है? फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या है बेटा आपके पास? ये डील करेगी लिविंग थिंग्स से। लिविंग थिंग्स से जो कंसर्न फिनोमिना है वो सारे के सारे कहां पे पढ़ेंगे? हम बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर भी बेटा पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे जूलॉजी है, बॉटनी है, फोरेंसिक साइंस है। तो लिविंग बीइंग्स से रिलेटेड जो साइंस है वो कौन सा पार्ट है बेटा आपके पास? बायोलॉजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस को बेटा फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला क्या आपके पास? केमिस्ट्री और अदर वन फिजिक्स। व्हाट इज केमिस्ट्री? ये क्या बेटा आपके पास? किसी भी मेटेरियल के केमिकल कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करेगी कि एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, किस तरीके का है, कौन कौन से एलिमेंट है, कैसी बॉन्डिंग होगी, एरोमेटिक है, एलोफेटिक है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम कहां पे पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के अंदर। अब बात आती है बेटा आपके पास फिजिक्स की। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास एज कंपेयर टू केमिस्ट्री, एज कंपेयर टू बायोलॉजी। रदरफोर्ड का नाम सुना होगा बेटा आपने? रदरफोर्ड ने एक बात बोली थी, द साइंस इज ओनली फिजिक्स एंड रेस्ट आर लाइक कलेक्टिंग स्टेम्प्स। बाकी तो ताश का खेल है एक तरीके से। जो साइंस है एक्चुअली वो साइंस ही क्या है? फिजिक्स है। मैं किसी ऐसे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा जो केमिस्ट्री को लाइक करे या बायोलॉजी को लाइक करे, तो टोटल डिफरेंट थिंग बेटा। फिजिक्स क्या आपके पास है? इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड होंगी आपके पास। मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट आपके पास है फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? अब फिजिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ना बेटा? नेचर से रिलेटेड कोई भी इवेंट। अब मैं कहूं कि फिजिक्स है क्या, इसको वर्ड में बाउंड करना बेटा नॉट इजी। आपको पीछे बोर्ड दिखाई दे रहा है, वो फिजिक्स है। मैं बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, वो भी फिजिक्स है। यहाँ पे लाइट है, वो भी फिजिक्स है। जो भी इवेंट आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हो, सारी की सारी कहीं ना कहीं क्या मिलेगी आपको? फिजिक्स मिलेगी। तो फिजिक्स को हम वर्ड में कैसे डिफाइन करें? नॉट पॉसिबल, फिर भी हम ट्राई करते हैं। लेट अस सी। व्हाट इज फिजिक्स? It is the study of nature and natural phenomena. It is the study of nature and नेचुरल फिनोमिना। आप यहाँ पे बेटा अभी मैंने बताया कि आप डेली लाइफ में जो भी चीजें ऑब्जर्व करते हैं कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं नेचर से तो बिलोंग करें ना। बगैर नेचर तो हम अपने आप को एज्यूम ही नहीं कर सकते। तो जो भी इवेंट होती है नेचर में या कोई भी नेचुरल फिनोमिना, उसकी स्टडी करना क्या कहलाएगा आपके पास? फिजिक्स कहलाएगा। फिर से सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे पास, ये मैंने केवल फिंगर है रिमूव कर दी,
ऑब्जेक्ट किधर गया, डाउनवर्ड मैंने थ्रो तो नहीं किया ना बेटा। क्या रीजन है डाउनवर्ड गया, जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। सेकंड क्या बेटा, अभी यहाँ पे मैं टेबल के ऊपर एक गर्म दूध का गिलास रख दूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। क्या उसको पर्टिकुलर बोला गया था कि आप अपना टेम्परेचर रिलीज करो, नो। और यदि मैं यहाँ पे आइस क्यूब रख दूं, या एक गिलास मैंने आइस क्यूब रखे बेटा, धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करते हैं कि आइस का टेम्परेचर तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब वो मेल्ट होगी। फिर जो रूम टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज। यदि हम बॉइल्ड वाटर लेते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे रूम के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाएगा। और जब तक रूम टेम्परेचर नहीं आता, हॉट वाटर का टेम्परेचर तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जो चिल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब वहां पे दोनों फिनोमिना हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी से ऑब्जर्व करें तो सेम है, लेकिन एक का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, दूसरे का टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज। हमें ये जो इवेंट है सारी की सारी किसके अंदर, नेचर के अंदर। पर्टिकुलर हमने वहां पे कोई मशीन या कोई मोटर तो नहीं लगाई ना बेटा कि ऐसा होगा। ये एक नेचुरल इवेंट है। नेचुरल इवेंट की स्टडी हम यहाँ पे कहां पे करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। देन व्हाट इज फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अब इसकी भी बेटा बहुत सी ब्रांचेज हैं, हम ब्रांचेज के बारे में भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर, व्हाट इज फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। हेलो, now we will discuss the various parts, so you can say classification of physics। बेटा हम फिजिक्स को पर्टिकुलर दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये क्या आपके पास 1900, एक तो जो बेटा फिजिक्स है बिफोर 1900, और दूसरा जो बेटा वो क्या है आपके पास आफ्टर 1900। बिफोर 1900 जो फिजिक्स है ये सारी की सारी किससे रिलेटेड है, मैक्रो फिनोमिना से रिलेटेड। और आफ्टर जो 1900 जो डेवलप हुई बेटा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेटा काफी डेवलप हुई थी, इसके बाद हमने क्या कर दिया, पार्टिकल्स के अंदर जाना शुरू कर दिया, यानी हमने माइक्रो फिनोमिना की स्टडी करना शुरू किया। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे मोस्टली क्या पढ़ेंगे, माइक्रो फिनोमिना। गैसेस के बारे में, एटम्स या न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे डीप स्टडी कब हुई, आफ्टर 1900। कब, जब टेक्नोलॉजी क्या थी बेटा, काफी एनरिच हो चुकी थी। तो अब जो बिफोर 1900 है इसके लिए मैक्रो फिनोमिना, और यहाँ पे पर्टिकुलर नाम क्या लिखा जाता है, क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स। और यहाँ पे क्या आपके पास जो माइक्रो की स्टडी करेगा वो क्या है आपके पास, क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर, फिजिक्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, पर्टिकुलर 2 पार्ट्स में। अब इनके भी आगे सब पार्ट्स होंगे बेटा। बिफोर 1900 यानी जो एंशिएंट इन्वेंशन स्टडीज थी वो सारी की सारी मैक्रो से रिलेटेड थी, वो कहां पे पढ़ेंगे हम, क्लासिकल के अंदर। और जो आफ्टर 1900 है वो सारी की सारी किसमें आपके पास, यहाँ पे हमने माइक्रो वर्ल्ड के बारे में जानना शुरू किया था, वो सारी किसके अंदर आएगी बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। और यहीं पे साथ साथ आइंस्टीन ने भी बहुत ज्यादा वर्क किया था, लेजर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी थी बेटा आपके पास है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी जो रिलेटिविटी ब्रांच है यहाँ पे पार्टिकल्स की स्टडी कैसे की थी, उसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट का सारा व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद वेरी फास्ट स्पीड वेलोसिटी एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से चलेगा तो उसमें क्या होगा बेटा, मास, लेंथ और टाइम तीनों फैक्टर में क्या होगा, यहाँ पे चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा वो सारा का सारा हम अपर क्लासेस में पढ़ेंगे बेटा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो पर्टिकुलर क्लियर, फिजिक्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 में, बिफोर 1900 और आफ्टर 1900। बिफोर 1900 जो पर्टिकुलर पार्ट क्या बेटा आपके पास है, क्लासिकल मैकेनिक्स, और आफ्टर 1900 क्या बेटा आपके पास है, क्वांटम मैकेनिक्स। एंड सेकंड अप्रोच क्या इसके अपने पास है, रिलेटिविटी। अब बेटा क्या करेंगे हम, इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपके पास है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट क्या बेटा आपके पास, स्कोप ऑफ फिजिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्कोप। यहाँ पे जो स्कोप है बेटा, फिजिक्स का फैलाव कितना है, किन किन चीजों को फिजिक्स कवर करती है, किन किन फैक्टर्स को फिजिक्स कवर करते हैं। तो फिजिक्स का स्कोप क्या बेटा, वेरी वास्ट है। हम कितने ब्रांचेज हम इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं,
तो यहाँ पे हम फिजिक्स के स्कोप की बात करेंगे। फिजिक्स के स्कोप को बेटा दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो कौन सा आपके पास, इसके अंदर जो वेरियस ब्रांचेज आती है, और सेकंड क्या बेटा, वास्ट रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वास्ट रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब क्या बेटा, फिजिकल क्वांटिटी पर्टिकुलर मान के चलते हैं, मास लेंथ टाइम हम आगे सिस्टम पढ़ेंगे। 7 तो क्या आपके पास फंडामेंटल और 2 क्या बेटा आपके पास सप्लीमेंट्री। और जो इनिशियली जो इन्वेंशन थी वो किसमें थी आपके पास, हमने मास की स्टडी करनी है, हमने लेंथ की स्टडी करनी है, हमने टाइम की स्टडी करनी है। और इनमें जो मैग्नीट्यूड, हम कम से कम मास ज्यादा से ज्यादा मास फिजिक्स में माप सकते हैं, कम से कम टाइम ज्यादा से ज्यादा टाइम वो भी फिजिक्स में माप सकते हैं, कम से कम लेंथ ज्यादा से ज्यादा लेंथ वो भी क्या हमें फिजिक्स में माप सकते हैं। अभी डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा। तो स्कोप को हमने कितने भागों में बांट दिया फिजिक्स के स्कोप को, एक तो इसके अंदर ब्रांचेज कितनी आती है बेटा, दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी उनका रेंज कितनी ज्यादा और कितना कम, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू कितनी होगी, कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना, ये भी क्या है बेटा आपके पास स्कोप है कि कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना। ये काम भी हम किस में करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। और ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो फिजिक्स की हैं, वो सेकंड स्कोप लिए बनेगा आपके पास वेरियस ब्रांचेज। तो फिजिक्स के स्कोप को कितने भागों में डिवाइड किया बेटा, 2 में, एक अकॉर्डिंग टू द वेरियस ब्रांचेज और एक अकॉर्डिंग टू द वास्ट रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस द मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, जो कि हमने क्या पढ़ा था बेटा अभी स्कोप में डिस्कस किया था। पहला स्कोप ब्रांचेज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और जो सेकंड जो टाइप हम किस में पढ़ेंगे, वास्ट रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड या वास्ट रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे बेटा हम पर्टिकुलर ब्रांचेज की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेके, अच्छा अभी ये डिस्कस किया था बेटा फिजिक्स को कितने भागों में डिवाइड किया हमने, 2 में, एक बिफोर 1900 और दूसरा क्या बेटा आपके पास आफ्टर 1900। बिफोर 1900 क्लासिकल, आफ्टर 1900 क्वांटम, और उसी के बेटा यहाँ पे सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने मान लिया बेटा फर्स्ट क्या है, मैकेनिक्स। ये जो मैकेनिक्स है आप 9th क्लास है उससे पहले से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। मैकेनिक्स में क्या करेंगे, हमें स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट या स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कब, अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। हम सिंपल सी बात करें, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट रेस्ट और इन मोशन, कब, अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। काफी बड़ी डेफिनेशन लिख दी बेटा मैंने। हम यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब भी हम मैकेनिक्स की बात करेंगे कि पार्टिकल मूविंग है नहीं है, ये स्टडी करनी है। और इसके भी फर्दर पार्ट्स आ जाते हैं बेटा मैकेनिक्स के, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ये हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल यहाँ पे पढ़ना है कि पार्टिकल रेस्ट पे है या मोशन में है। रेस्ट पे है तो क्या बैलेंस्ड फोर्सेज है या अनबैलेंस्ड फोर्सेज है, मोशन में है तो बैलेंस्ड फोर्सेज है, अनबैलेंस्ड वेरियस केसेस की यहाँ पे क्या करेंगे, हमें स्टडी करेंगे। ये ब्रांच क्या कहलाएगी बेटा आपके पास, मैकेनिक्स कहलाएगी। हो जाएगा क्लियर है। सेकंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये भी आप स्टडी कर चुके हैं बेटा। कहाँ स्टडी कर चुके हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी पढ़ा था और इलेक्ट्रिक मोटर भी पढ़ा था। एक सिंपल सा कंसेप्ट था, जब कोई आपके पास वायर है, हम इसमें से करंट फ्लो करवाएं तो चार ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर के चार ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। और सेकंड केस क्या पढ़ा था बेटा, जब हमने जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया था, कोयल को रोटेट करवा के, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई थी, क्रिएट हुई थी। मतलब सीधी सी बात, हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को ला सकते हैं और मैग्नेटिज्म से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो कलेक्टिव स्टडी है ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इसको और डीप से समझो बेटा।
पहले पढ़ी थी हमने प्रीवियस क्लासेस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? जहां पे पार्टिकल चार्ज कैसा है बेटा, रेस्ट में। चार्ज कैसा होगा, रेस्ट में। हम चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में लेके स्टडी करें तो वो तो कैसा था आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक था। फिर दूसरा क्या था पढ़ा जो आपने, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन कैसा था बेटा, मोशन में था। और जब चार्ज पार्टिकल मोशन में आया तो करंट प्रोड्यूस हुआ। करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी पड़ी थी, और मैग्नेटिक फील्ड से जनरेटर में क्या काम किया था हमने, करंट भी प्रोड्यूस किया था। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, करंट का मतलब क्या बेटा, इलेक्ट्रिसिटी से। और सेकंड जो कंसेप्ट था वो क्या पढ़ा हमने, मैग्नेटिज्म भी पढ़ा था। 10th क्लास में पढ़ा बेटा सारे मैग्नेट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो यहां से क्लियर कंसेप्ट क्या निकल के आता है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को क्रिएट कर सकते हैं, और मैग्नेटिज्म से क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी को। ये डिफरेंट ब्रांचेस नहीं है, इनिशियली या प्रीवियस क्लासेस में हमने अलग अलग पढ़ा था ताकि अच्छे से समझ में आए। अब अपर क्लासेस में दोनों चीजें क्या बेटा मिक्स हो जाएंगी। वो नाम क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यानी यहाँ पे हम चार्ज की भी स्टडी करेंगे मोशन में, और उसके जो मैग्नेटिक इफेक्ट आएंगे हम उनकी भी स्टडी करेंगे। ये क्या होगा बेटा आपके पास है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्लियर। नेक्स्ट ब्रांच है बेटा आपके पास है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या बेटा, पहले लिख देता हूं, इट इज द स्टडी ऑफ हीट, स्टडी ऑफ हीट एंड conversion of heat into work and vice versa। अभी यहां पे बेटा हमने दो ग्लास कंसीडर किए। पहले ग्लास में हमने बिल्कुल चिल्ड वाटर डाल दिया और दूसरे में बॉइल्ड वाटर डाल दिया, टेबल पे रख दिया। क्या ऑब्जर्व करोगे, जो हॉट वाटर था उसका टेम्परेचर तो डिक्रीज होएगा, और जो चिल्ड था उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। किसके बराबर, आपस में भी बराबर और रूम टेम्परेचर के बराबर। तो जहां पे हम हीट की स्टडी करेंगे, हीट किधर से किधर जा रही है, हम इसमें रेफ्रिजरेटर की स्टडी करेंगे। तो ये जो स्टडी करेंगे ये ब्रांच क्या कराएगी आपके पास, थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम टेम्परेचर और हीट की स्टडी करें। अब इस हीट से क्या करेंगे बेटा, हम वर्क भी करवा सकते हैं और वर्क को वापस हम हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वर्क का बेस्ट एग्जांपल क्या बेटा, हीट इंजन है। हम क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करेंगे, स्टीम बनेगी, स्टीम से क्या होगा, पिस्टन को मूव करवाएंगे, वर्क होगा। जैसे पुराना किसी मूवी में आपने देखा होगा ट्रेन का इंजन, रेल का जो इंजन होता है वो किस पे काम करता है अपने पास, वो थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। तो ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स क्या बनी, इट इज द स्टडी ऑफ हीट एंड कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। नेक्स्ट क्या है बेटा इंपॉर्टेंट ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। 10th में आपने क्या पढ़ा था, लेंस पढ़ा था बेटा, मिरर पढ़ा था, उस ऑप्टिकल फिनोमिना लाइक रेनबो पढ़ा था आपने पास, स्कैटरिंग पढ़ा था, कलर ऑफ स्काई कैसा होता है आपके पास, हम दोपहर के टाइम देखेंगे तो ब्लू, सुबह और शाम के टाइम कैसा होता है, रेड। तो ये जो सारी स्टडी है ये किस में आएगी आपके पास है, ऑप्टिक्स में आएगी। तो क्या बनेगा ऑप्टिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट। ये ब्रांच क्या बनेगी बेटा आपके पास है, ऑप्टिक्स में। क्लियर। मैकेनिक्स में हम मूविंग ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो क्यों है, ये इंफॉर्मेशन लेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इनके कलेक्टिव इफेक्ट को पढ़ेंगे, सेपरेट भी और कंबाइंड भी। नेक्स्ट क्या गया बेटा थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें हम स्टडी ऑफ हीट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमें गर्म है तो गर्म क्यों लगेगा, ठंडा है तो हमें ठंडा क्यों लगता है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा आपके पास है, थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्टिक्स में क्या आता है बेटा, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है आपको बोर्ड दिखाई देता है, क्यों दिखाई दे रहा है, क्या रीजन है उसका, ये स्टडी हम कहां पे करेंगे, ऑप्टिक्स में। यानी फिनोमिना, स्टडी ऑफ लाइट एंड फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट। लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमिना है वो सारे के सारे हम कहां पे स्टडी करेंगे, ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे। दीज आर द ब्रांच। अभी और भी ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं बेटा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट ब्रांचेस। नेक्स्ट ब्रांच बेटा फिफ्थ, न्यूक्लियर
फिजिक्स। अभी हमने क्वांटम का जिक्र किया था बेटा, जहां पे हम टीनी पार्टिकल्स की माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या फिनोमिना की स्टडी करेंगे। अब न्यूक्लियर जो फिजिक्स है बेटा, ये न्यूक्लियस के अंदर झांकेगी। हमने पढ़ा है एटम का स्ट्रक्चर, एटम में इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है, चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, और सेंटर में क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पढ़ा था हमने, सारा का सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पे होता है, न्यूक्लियस पे। हम 10th क्लास में पढ़ते हैं सारा का सारा। तो जब हम न्यूक्लियर की स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाएगा। तो ये क्या बनेगा बेटा आपके पास, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। और इसमें जो वेरियस फोर्सेज हैं, रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है बेटा, ये सारा का सारा कंसेप्ट है हम कहां पे स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डिटेल में आएंगे बेटा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, साउंड। साउंड के बारे में बेटा 9th क्लास में हमने पढ़ा था, पर्टिकुलर एक चैप्टर 9, उसमें क्या पढ़ा था हमने डिफरेंट टाइप्स की वेव पढ़ी थी बेटा। वेव्स के साथ साथ हमने एक पर्टिकुलर पोर्शन पढ़ा था कि ऑडिबल रेंज कितनी होती है। कोई भी वेव है यदि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, तो ये क्या है आपके पास है, ऑडिबल रेंज है। हमने वेव पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, वेवलेंथ पढ़ी थी। ये सारी की सारी डिटेल जिस ब्रांच में पढ़ेंगे, यहाँ पे वो ब्रांच क्या होगी बेटा आपके पास है, साउंड। यानी यहाँ पे पर्टिकुलर हमने वेव्स पढ़नी है, ऑसिलेशन पढ़ेंगे। It is a study of waves and oscillation. It is the study of waves and oscillation. Clear बेटा। नेक्स्ट ब्रांच एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या बेटा, जब हम अपने अर्थ से बाहर पहुंच जाए, स्पेस के अंदर पहुंच जाए, तो स्पेस में जो ऑब्जेक्ट हैं, जो हेवनली ऑब्जेक्ट हैं, कोई कोमेट है, कोई स्टार है या अदर प्लैनेट्स है बेटा, उनकी जो स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा आपके पास, एस्ट्रोनॉमी कहलाएगा। क्लियर, द स्टडी ऑफ, यहां पे हम क्या कह सकते हैं, स्पेस या ऑब्जेक्ट, हेवनली ऑब्जेक्ट यहां पे हम बोल सकते हैं, लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉमेट्स। हम अपने प्लैनेट से बाहर, अपने एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएं बेटा, तो यहाँ पे ये जो ब्रांच आएगी ये क्या आएगी आपके पास, एस्ट्रोनॉमी आएगी। क्लियर। नेक्स्ट ब्रांच बेटा जियोलॉजी। व्हाट इज जियोलॉजी, ये यहाँ पे स्टडी करेंगे बेटा हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब जो अर्थ की हमने ज्योग्राफी के अंदर पर्टिकुलर लेयर्स पढ़ी है बेटा, अंदर क्या है, कोर है, फिर क्या आएगा आपके पास मेंटल, जो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये जो डिटेल स्टडी किसके अंदर आती है बेटा आपके पास है, जियोलॉजी के अंदर आती है। तो कंपोजिशन ऑफ अर्थ की है बेटा, कितने टाइप्स के यहाँ पे मटेरियल हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, हम पहाड़ों के अर्थ के डाउनवर्ड चले जाए तो कैसे कंपोजिशन चेंज होती है, वो सारी की सारी डिटेल हम कहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे जियोलॉजी के अंदर। तो ऐसे बेटा बहुत सी ब्रांचेज है, यहाँ पे हमने 7 या 8 को डिस्कस किया है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज इन फिजिक्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज इन फिजिक्स। तो यहाँ पे हमने कुछ का ही डिटेल का केवल नाम ही पढ़ा है बेटा। अपर क्लासेज में ये जो नाम पढ़ेंगे सारे के सारे आपके पास एक कंप्लीट बुक की फॉर्म में होंगे अपर क्लास में। क्लियर, ओके। Now we will discuss the vast range of the magnitude of various physical quantity। अभी जो स्कोप में डिस्कस किया बेटा, पहला तो क्या था, वेरियस ब्रांचेस थे, और दूसरा क्या बेटा आपके पास है, वास्ट रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हम पर्टिकुलर बात करें बेटा, ये जो स्कोप अपने पास है, हम मास, लेंथ, टाइम, ये ऐसी क्वांटिटी बेटा जो मोस्टली यूज होती है अपने पास। ओवरऑल अपने पास 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे सिस्टम में, और 2 क्या है बेटा आपके पास, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। हम पर्टिकुलर यहाँ पे बात करेंगे वेरियस रेंज, मास, लेंथ और टाइम की। फिजिक्स जो बेटा मास को, कम से कम मास को फिजिक्स मापती है, ज्यादा से ज्यादा मास को भी फिजिक्स मेजर कर रही है। इसी तरीके से कम लेंथ मापने का काम, मेजर करने का काम किसने किया है, फिजिक्स ने। ज्यादा से ज्यादा लेंथ मापने का, मेजर करने का काम भी किसने किया है, फिजिक्स ने किया है। तो ये तो क्या कहलाएगा बेटा, रेंज कहलाएगा, कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना। तो हम सबसे पहले बेटा मास को लेके चलते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
किस ऑर्डर में बेटा 10 रेज टू पावर 30 किलोग्राम, ये ऑर्डर है बेटा इसका 10 रेज टू पावर 30 किलोग्राम। लेकिन जो मास जो हमने पढ़ा वो इलेक्ट्रॉन का कितना है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम। ये ऑर्डर नहीं बेटा, ऑर्डर हम पर्टिकुलर निकालते हैं, ये वैल्यू 5 से कम है या 5 से ज्यादा, उसका एक पर्टिकुलर केस हम आगे डिस्कस करेंगे। जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है इसका ऑर्डर हमें कितना मिलता है 10 रेज टू पावर -30। चलिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना हो बेटा आपके पास 10 रेज टू पावर 30, और मास ऑफ यूनिवर्स कितना, मास ऑफ यूनिवर्स 10 रेज टू पावर 55 किलोग्राम। तो कम से कम मास में बेटा मेजर किया है, ये बहुत ही ओल्ड डाटा बेटा, न्यू तो बेटा और आगे जा चुके हम। और ज्यादा से ज्यादा कितना बेटा 10 रेज टू पावर 55। यदि हम रेंज की बात करें, मैंने लाइन में ग्राफ पे ड्रा किया, सेंटर में तो क्या लिखा बेटा 10 रेज टू पावर 0, इधर में कितना गया 10 टू पावर -30, और इधर में कितना गया बेटा 10 टू पावर 55। यदि मैं इसको 1 मानूं तो यहां तक आते आते कितना लगेगा बेटा 10 रेज टू पावर 85 किलोग्राम। इस रेंज तक को हमने मेजर किया बेटा। यदि मैं इसको 1 मानूं तो ज्यादा से ज्यादा कितना 10 रेज टू पावर 85। यदि हम रेंज की बात करें तो हमने क्या किया बेटा 10 रेज टू पावर 85 के फैक्टर के डिफरेंस को भी हमने क्या कर रखा है मेजर कर रखा है। कम से कम 10 रेज टू पावर -30, ज्यादा से ज्यादा 10 रेज टू पावर 55। तो दोनों के बीच में जो रेंज का डिफरेंस आया कितना आया 10 रेज टू पावर 85। इतने फैक्टर में क्या कर सकते हैं बेटा हमें इसको मेजर कर सकते हैं मास को। अब ये बोलने में बहुत छोटा नंबर है बेटा 10 रेज टू पावर 85, लेकिन हम एक के आगे कितनी जीरो लगाएंगे 85 जीरो। इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6। यदि ह्यूमन बीइंग है पैदा होते ही काउंट करना शुरू कर दें 100 साल का होके मर जाएगा बेटा, इतना नंबर काउंट नहीं कर सकता, इतना बड़ा नंबर है। कुछ भी काम ना करे, जैसे ही भाई बर्थ जैसे ही जन्म लेता तभी से काउंट करना शुरू कर दे 1 2 3 4 5 6, यहां तक नहीं जा सकता, 100 साल का होके मर जाएगा बेटा। तो ये इतना बड़ा नंबर है, पढ़ने में बड़ा इजी है, छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये क्या है बेटा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है 10 रेज टू पावर 85। और इसको मेजर कौन करेगा अपने पास, किसने मेजर किया है, ये फिजिक्स में ही पॉसिबल हुआ है। दैट इज व्हाई द स्कोप ऑफ फिजिक्स वेरी वास्ट बेटा। सेकंड कंसेप्ट हम क्या लेके चलते हैं, लेंथ का लेके चलते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना आपके पास 10 रेज टू पावर -15 मीटर, 10 रेज टू पावर -15 मीटर। और साइज ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, साइज ऑफ यूनिवर्स, साइज ऑफ यूनिवर्स 10 रेज टू पावर 26 मीटर, 10 रेज टू पावर 26, it is again very vast. Yes, 10 raised to power 26 मीटर। अब यहां पे रेंज कितनी है बेटा, 0 से इधर कितना 15, आगे कितना बेटा 26। तो यहां पे जो रेंज बनी आपके पास 10 रेज टू पावर 41 मीटर, अगेन वेरी वेरी लार्ज। तो यहाँ पे क्या क्लियर होता है बेटा, कम से कम मास फिजिक्स में, ज्यादा से ज्यादा मास फिजिक्स में, कम से कम लेंथ फिजिक्स में, ज्यादा से ज्यादा लेंथ भी किस में मेजर कर रखी है हमने फिजिक्स में। नेक्स्ट क्या बेटा टाइम, जो मिनिमम टाइम है टाइम टेकन टू क्रॉस द न्यूक्लियस। फिर से बेटा टाइम टेकन टू क्रॉस द न्यूक्लियस बाय लाइट, हमने लाइट कंसीडर करी, न्यूक्लियस कंसीडर किया, इसको जब लाइट क्रॉस करेगी तो ये टाइम कितना है बेटा आपके पास 10 रेज टू पावर -22 सेकेंड। हम इतने टाइम को सोच भी नहीं सकते, सोचने से पहले टाइम कंप्लीट हो चुका होगा, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। और जो टाइम हम मेजर लेते हैं बेटा लाइफ स्पेन ऑफ सन, कितने साल हो गए सन को 500 करोड़ साल तो हो चुके बेटा, और 500 करोड़ साल ये आगे भी चलेगा। क्या होगा ये 500 करोड़ साल आगे भी चलेगा, मतलब क्या होगा बेटा 500 और 500 1000 करोड़ साल हो गए। अब 1000 करोड़ साल को हम सेकंड में लिख के देखो कितना था आपके पास लाइफ स्पेन ऑफ सन, ये कितना बेटा आपके पास 10 रेज टू पावर 18 सेकेंड आता है, 10 रेज टू पावर 18 सेकेंड। अब इनके फैक्टर की हम स्टडी करें, 0 से इधर कितना बेटा 22 और आगे कितना बेटा 18, कितने का डिफरेंस आएगा 10 रेज टू पावर
40 सेकेंड का डिफरेंस आ गया। तो ये है बेटा आपके पास एक्चुअल में स्कोप। हम वेरियस रेंज, वास्ट रेंज को मेजर कर सकते हैं। रेंज का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, कम से कम कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना। कम से कम किसमें मेजर करेंगे? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी इंफॉर्मेशन अपने पास फिजिक्स देती है। दैट इज व्हाई द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी लार्ज। और यदि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था बेटा, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप नेचर की स्टडी कर रहे हैं, और नेचर की स्टडी बेटा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बस की बात ही नहीं है। यू आर ब्लेस्ड स्टूडेंट। यहाँ पे हम काफी चीजें ऐसी सीखने को मिलेंगी। सोचे अच्छा ऐसा भी होता है, अब तक हम मानते नहीं कि ऐसा भी होता है। वो काफी चीजें अब यहाँ पे निकल के आएंगे। ये देखो बेटा डिफरेंस था यहाँ पे किसके बीच का, ये फैक्टर किसका आपके पास है? मास का। ये फैक्टर रेंज में किसका है? लेंथ का। और 10⁻⁴ किसका बेटा? टाइम का। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, फिजिक्स इन रिलेशन विद अदर साइंसेस। और ये जो टॉपिक है बेटा वेरी फनी टॉपिक और वेरी इंटरेस्टिंग वे। आप फनी कैसे, यहाँ पे हमें इंपोर्टेंस का पता लगेगा। किसकी इंपोर्टेंस का? फिजिक्स की इंपोर्टेंस का, कि ये अदर सब्जेक्ट से कैसे इंपोर्टेंट है। बगैर फिजिक्स की इंफॉर्मेशन के अदर सब्जेक्ट बेटा डेवलप ही नहीं कर सकते। एक कोटेशन है, मैथमेटिक्स सॉरी फिजिक्स इज द किंग एंड मैथमेटिक्स इज इट्स क्वीन एंड रेस्ट साइंस आर लाइक कलेक्टिंग स्टम्प्स। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, सेम कोटेशन में यहाँ पे बता रहा हूं आपको। अब देखो ये किस तरीके से दूसरी साइंसेस के साथ रिलेटेड है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं रिलेशन विद केमिस्ट्री। रिलेशन विद केमिस्ट्री। अब ये केमिस्ट्री के साथ कैसे रिलेटेड है? अब जो केमिस्ट्री की जो डेवलपमेंट हुई, सबसे पहला ही क्या मान के चलते हैं बेटा? पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है? चार्ज नंबर मीन्स चार्ज के ऊपर। और दूसरा कौन सा बेटा? मास नंबर मीन्स है मास के ऊपर। हम चार्ज और मास दोनों की स्टडी कहां पे करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। यदि फिजिक्स डेवलप नहीं हुई होती तो ना तो हम चार्ज के बारे में पढ़ सकते। चार्ज कितने टाइप्स का पढ़ा बेटा हमने? 2 टाइप्स का, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिटेल स्टडी हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, आगे +2 में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम केवल इनका रिलेशन बता चुके हैं। यदि हमें चार्ज की और मास की इंफॉर्मेशन ना होती तो शायद केमिस्ट्री आज के टाइम जितनी ज्यादा डेवलप है उतनी ज्यादा ये डेवलप नहीं होती। क्लियर होगी बात ये? अब केमिस्ट्री में पर्टिकुलर सारा काम दूसरा बॉन्डिंग के ऊपर चलता है बेटा। एक आयनिक बॉन्ड हमने कंसीडर कर लिया, शेयरिंग होता है। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन है तो काम होगा नहीं होगा। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कौन बताता है बेटा? वो भी फिजिक्स में पता लगता है। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या प्रोवाइड करेगा? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ये हमने कहा पढ़ा था बेटा? 10th क्लास में भी डिस्कस किया था। तो सीधी सी बात यहाँ पे क्लियर क्या होती है? जब तक फिजिक्स डेवलप नहीं होती केमिस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। और केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए फिजिक्स की हेल्प जरूरी है। तो ये क्या है बेटा आपके पास है? रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद केमिस्ट्री। क्लियर? तो केमिस्ट्री की जो डेवलपमेंट है कब पॉसिबल है? यदि वो फिजिक्स से हेल्प लेता है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर अब दूसरी मेन ब्रांच और डिस्कस करते हैं बेटा। अब यहाँ पे बायोलॉजी वाले मुझसे नाराज होने वाले हैं, पहले केमिस्ट्री वाले हो चुके हैं जिनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में था। अब बेटा अगला नंबर किसका है? बायोलॉजी वाले। अब बायोलॉजी की बात करें बेटा, बायोलॉजी में पर्टिकुलर फीवर की बात करते हैं। कोई भी मरीज है, डॉक्टर के पास गया, फीवर चेक करना है। फीवर के लिए क्या चाहिए? थर्मामीटर चाहिए। और थर्मामीटर कब डेवलप हुआ? अभी हमने डिस्कस किया जब थर्मोडायनेमिक्स आई। मींस थर्मामीटर की डेवलपमेंट कहां से है? थर्मोडायनेमिक्स से। और थर्मोडायनेमिक्स किसकी ब्रांच है बेटा? फिजिक्स की ब्रांच है। यानी फिजिक्स की ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प लेके बायोलॉजी ने क्या किया? डेवलपमेंट किया। क्लियर? आपने 1600 में क्या पढ़ा? सेल के बारे में पढ़ा। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? सेल को देखा था। अब उस सेल को कैसे देखा था बेटा? एक प्लास्टिक बोतल में उसने 2 लेंस यूज किए थे, अपना एक सिंपल सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। अब यदि वो लेंस ना होता, लेंस की हेल्प से ही तो उसने सेल को देखा ना। यानी हम सेल ऑर्गेनेल्स को बड़ा करके मैग्नीफाइंग करके देखते हैं। किसकी हेल्प से देखते हैं? लेंस की हेल्प से देखते हैं। और लेंस अभी क्या पढ़ा था बेटा? किसका पार्ट है? ऑप्टिक्स का पार्ट है। यानी नेक्स्ट क्या आ गया बेटा? कान में डॉक्टर क्या लगाता है? स्टेथोस्कोप लगाता है ना। और स्टेथोस्कोप में क्या होता है? साउंड ट्रेवल करेगी जो हार्ट से रिफ्लेक्शन होके जाएगी। अब साउंड की भी ब्रांच अभी हमने डिस्कस की थी फिजिक्स में। यानी बायोलॉजी की जो कंप्लीट डेवलपमेंट है किसके ऊपर बेस्ड है? वो फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। यदि बोन में फ्रैक्चर होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? एक्सरे की हेल्प लेते हैं। यदि
ब्रेन में कोई भी चोट लगती है बेटा हम क्या कराएंगे, एमआरआई या सीटी स्कैन करवाएंगे, वो भी केवल रेडिएशन की स्टडी है, वो अगेन किस में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आएगा। तो कंप्लीट जो बायोलॉजी की डेवलपमेंट है टोटली किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। यदि फिजिक्स को एक तरफ कर दें तो दोनों ब्रांचेज क्या हो जाएंगे आपके पास है, नेग्लिजिबल हो जाएंगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच कौन सी आती है बेटा, इसमें फिजिक्स ही आती है। क्लियर। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं बेटा आपके पास है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या पढ़ा था बेटा, अभी हमने स्टडी थी किसकी थी, हेवनली ऑब्जेक्ट्स की थी। अब हेवनली ऑब्जेक्ट ये ब्रांच कब डेवलप कराई, हालांकि है तो फिजिक्स की ब्रांच। यदि हम फिजिक्स के अंदर लेंसेज की स्टडी नहीं करते हैं, हम माई टेलीस्कोप की स्टडी नहीं कर सकते, तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। दूसरा, अब आजकल जो सिग्नल जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जा रहे हैं। जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच डेवलप नहीं होती, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डेवलप नहीं होती और ऑप्टिक्स डेवलप नहीं होती, हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में सोच भी नहीं सकते। हो जाएगा क्लियर है बेटा। नेक्स्ट ब्रांच जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है बेटा, मैथमेटिक्स। अभी क्या बताया, फिजिक्स इज द क्वीन एंड मैथमेटिक्स, सॉरी फिजिक्स इज द किंग एंड मैथमेटिक्स इज इट्स क्वीन। अब मैथमेटिक्स में बेटा सबसे अच्छा क्या है, आपसे पूछे व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज मैथमेटिक्स। बता देता हूं आपको, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज मैथमेटिक्स। जो भी हम फिजिक्स के कंसेप्ट हैं उनको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए, उनके रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं बेटा, मैथ्स की हेल्प लेते हैं। सिंपली क्या बोला जाता है बेटा, मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज बैकबोन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में जो इवेंट्स तो होंगी, अब हमने कह दिया कि मेरे पास फिर से चौक है, मैंने ड्रॉप किया, किधर गया बेटा, डाउनवर्ड गया, ठीक है, अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन है। अब उस ग्रेविटेशन को लिखने के लिए मुझे किसकी हेल्प की जरूरत पड़ी, मैथ्स की हेल्प की जरूरत पड़ी। क्या लिखते हैं बेटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या लिखते हैं, एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या था बेटा आपके पास है, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यानी ये जो ग्रेविटेशनल जो रूल था उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए बेटा, हमें मैथ का यूज करना पड़ता है। और मैथमेटिक्स में ही क्या कर सकते हैं, हम नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज व्हाई मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स एंड यू कैन से इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यदि आपने मैथ्स में स्टडी कर ली अच्छे से तो आप हर एक चीज को इजीली स्टडी कर सकते हैं। क्लियर। तो जो भी फिजिक्स के बेटा थ्योरी हैं उनको डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए अपने पास है, मैथमेटिक्स चाहिए। मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट क्या आता है बेटा आपके पास है, जियोलॉजी। अभी हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। अब हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में कैसे स्टडी करेंगे, जब भी अर्थक्वेक्स आते हैं बेटा तो वहां से रेडिएशंस निकल के आती हैं, वेव्स निकल के आती हैं। और उन वेव्स की स्टडी हमने कहाँ की थी, अभी बताया था। वेव्स और ऑसिलेशन कहाँ पे पढ़ेंगे, हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम उनकी इंफॉर्मेशन नहीं लेते तो हम क्या कर सकते हैं, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जान सकते। हम यूं कहते हैं कि हम अंदर जाके, अर्थ के अंदर जाके देखा नहीं गए हैं बेटा अभी तक। हम 2 या 2.5 किलोमीटर नीचे तक गए हैं, वो भी हम खुद नहीं गए, केवल ड्रिल बिट गई है। तो इतना गहराई पर जाके उनकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। हम उनकी स्टडी कैसे करते हैं, जो भी वेव्स आती हैं उन वेव्स की स्टडी करेंगे और अर्थ के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। ये ब्रांच क्या कहलाएगी, जियोलॉजी। तो अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में क्या चाहिए, में वेव्स एंड ऑसिलेशन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और वेव्स एंड ऑसिलेशन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, अगेन साउंड होना चाहिए। और ये फिर से क्या आ गया बेटा आपके पास, फिजिक्स आ गया। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आता है आपके पास है, जब तक फिजिक्स डेवलप नहीं होगी अदर ब्रांचेस का डेवलप होना पॉसिबल ही नहीं है। और सिंपली वी कैन से अदर ब्रांचेज कि कोई भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है विदाउट द हेल्प ऑफ फिजिक्स। दिस इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांचेस। क्लियर, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिक्स एंड इट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, या सिंपली वी कैन से फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब फिजिक्स बेटा टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, फिजिक्स तो हमने पढ़ा बेटा स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल इवेंट। जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे हम उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। यानी हम फिजिक्स में तो प्रिंसिपल पढ़ेंगे,
लॉज पढ़ेंगे, उन लॉज को इंप्लीमेंट कर दें। तो इंप्लीमेंटेशन का नाम ही क्या आपके पास है, टेक्नोलॉजी है। इंप्लीमेंटेशन का नाम ही क्या आपके पास है, टेक्नोलॉजी। इसको मैं बिल्कुल सिंपल से फॉर्म में समझाता हूं बेटा। आपने 9th क्लास में पढ़ा था एक फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम कांस्टेंट फोर्स के लिए मैंने मान लिया किसी भी, हमने हर बार 5 न्यूटन की फोर्स इंप्लीमेंट करनी है। यदि मैं एरिया कम रखूं तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और प्रेशर एरिया को ज्यादा कर दे तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अब जो कुल्हाड़ी जो है बेटा, ये जो चाकू है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर तो काम करता है ना। जो आपने नाइफ देखा, उसकी 2 साइड होते हैं, एक तो शार्प साइड और दूसरी कौन सी बेटा, ब्लंट साइड। शार्प साइड में बिल्कुल नीचे, शार्प का मतलब क्या है, उसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल कम होगा। हम उसको आराम से क्या वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं। अब आप उस नाइफ को साइड को चेंज करो, क्या हम ब्लंट साइड से वही काम कर सकते हैं। जब एरिया ऊपर वाली साइड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, प्रेशर कम लगेगा, हम आसानी से वेजिटेबल्स को कट नहीं कर सकते। तो एक सिंपल सा हमने कंसेप्ट पढ़ा फिजिक्स में, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसी का इंप्लीमेंटेशन करके क्या बना लिया बेटा, हमने नाइफ बनाया। इसी का इंप्लीमेंटेशन करके हमने एक्स कुल्हाड़ी बनाई। अब सिंपल से एक कंसेप्ट और भी बेटा आपके पास है। मैं बात करता हूं आपके स्कूल बैग की। स्कूल बैग की आपने स्ट्रिप देखी है, बिल्कुल ब्रॉड होती है। उसका फायदा क्या होगा, एरिया कम है। अब स्कूल बैग में जो भी आपकी बुक है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगी, वेट होगा। अब यदि यहाँ पे स्ट्रिप का एरिया ब्रॉड हो जाए तो इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, मतलब शोल्डर के ऊपर कम पेन होगा। और हम उसके स्ट्रिप का थिकनेस को कम कर दें बेटा, एरिया कम होते हैं, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। यानी हमें शोल्डर पर पकड़ने में क्या होगा, दिक्कत होगी। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट हमने ये बात किसने बताई, फिजिक्स ने बताई। फिजिक्स ने क्या बात बताई, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया। जो इंप्लीमेंटेशन का नाम ही क्या है बेटा आपके पास है, टेक्नोलॉजी। क्लियर हो जाएगी बात ये। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेरियस ब्रांचेज को। सबसे पहले क्या है बेटा आपके पास, हम बात करते हैं, हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी, और ये थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करके क्या कर दिया हमने, हीट इंजन बना दिया। अब थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी तो क्या है, फिजिक्स का पार्ट है, और उसको इंप्लीमेंट करके क्या कर दिया बेटा हमने, हीट इंजन बनाए। यही क्या है बेटा आपके पास है, टेक्नोलॉजी। हो जाएगा क्लियर। सेकंड स्टेप की बात करता हूं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी कहां पे करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करके हमने बहुत सारी डिवाइसेज बना रखी हैं। मैंने कह दिया बेटा, मोबाइल हम एक जगह से दूसरी जगह पे, पहले तो केवल वॉइस कॉल थी, आजकल क्या बेटा हम ऑडियो वीडियो पता नहीं क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, केवल किसकी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी की वजह से। पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी की और उसका इंप्लीमेंटेशन करके हमने मोबाइल बनाया है। उसका इंप्लीमेंटेशन से ही हम क्या करते हैं, सैटेलाइट ऊपर गया है, या जो रिमोट कंट्रोल की डिवाइस है वो सारी की सारी किससे काम करें बेटा, हम हैंडमेड तो चेंज ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करें ना, केवल हम एक बटन का यूज करके क्या करते हैं, हमने चैनल चेंज कर दिया या रोबोट को मूव करवा दिया, कोई भी हम इवेंट है सारे के सारे शेयर कर रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट करके स्टडी कहां पे की बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और इंप्लीमेंट करके क्या कर दिया हमने, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इन्वेंशन कर दिया। क्लियर होगी बात बेटा। हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा था हमने एनर्जी वाले लेसन में, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, हैवियर एलिमेंट का, दो हैवियर न्यूक्लियाई का दो या दो से ज्यादा स्मॉलर में टूटना। और यहां से क्या पढ़ा था बेटा हमने, एनर्जी रिलीज होती है। अब उस न्यूक्लियर फ्यूजन के कंसेप्ट को हमने इंप्लीमेंट करके क्या बना दिया, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया। ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था। और न्यूक्लियर रिएक्टर क्या था बेटा, एक ऐसी डिवाइस थी जो न्यूक्लियर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करी थी, यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करी थी। और साथ साथ यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट्स जो निकल के आ रहे थे, उन बाई प्रोडक्ट्स का हम कहाँ पे यूज कर रहे थे बेटा, बाई प्रोडक्ट्स का यूज इंडस्ट्री के अंदर भी किया जाता है, बाई प्रोडक्ट्स का यूज डिफेंस में भी किया जाता है, बाई प्रोडक्ट्स का यूज मेडिकल में कैंसर वगैरह वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है। तो यही क्या आपके पास फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स के हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और उनको इंप्लीमेंट करना ही क्या है बेटा आपके पास टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पे मैं लिखा था जियोलॉजी, जियोलॉजी में एक वर्ड यूज किया था मैंने बेटा, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग कहां से आता है, रेडियो एक्टिविटी से आता है। तो रेडियो एक्टिविटी तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, और उसका इंप्लीमेंट करके क्या करते हैं बेटा, हम ओल्ड जो रॉक्स हैं उनकी एज को फाइंड आउट करें। एज को फाइंड आउट करना, ये भी क्या आपके पास है, टेक्नोलॉजी है। आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था बेटा, मोटर का कंसेप्ट पढ़ा। वहां पे क्या पढ़ा था, जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगते है। ये बात फिजिक्स में बताई थी बेटा। और फोर्स के लिए हमने यूज कौन सा
किया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज किया था, अभी मैं आपको याद करवा देता हूँ। अब उस एक कंसेप्ट का यूज करके बेटा हमने इलेक्ट्रिक मोटर बनाई है, और इलेक्ट्रिक मोटर का देखो कितना यूज अपने पास है, फैन चाहिए तो इलेक्ट्रिक मोटर, वॉशिंग मशीन है तो भी क्या बेटा इलेक्ट्रिक मोटर। आजकल जो एक्सेलरेटर जो यहाँ पे जो सीढ़ियां हैं ऑटोमेटिक नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वहां भी हम किसका यूज करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का यूज करें। तो ओवरऑल यहाँ पे फिजिक्स में क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे और उनका इंप्लीमेंटेशन करना ही टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए फिर से क्या चाहिए अपने पास, जब तक हमारे पास कंसेप्ट ही नहीं होगा तो हम इंप्लीमेंट क्या करेंगे। तो पहले कंसेप्ट का जनरेशन, उसके बाद क्या है इंप्लीमेंटेशन। मतलब फिजिक्स है तो टेक्नोलॉजी, अदरवाइज टेक्नोलॉजी की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। दिस इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर। अब इसके बाद एक कंसेप्ट और भी आता है बेटा, फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। अब फिजिक्स सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है बेटा, बड़ा इसी सा क्वेश्चन है। अपने कोई भी काम ऐसे नहीं है सोसाइटी के जो बगैर फिजिक्स की हेल्प से हो जाए। अब मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये किसकी बदौलत है, फिजिक्स की बदौलत है। हम सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं, इन बिटवीन शायद ही बेटा कोई भी एक ऐसा काम होता होगा जो बगैर आप फिजिक्स के कर सकते हैं। आप टूथ ब्रश कर रहे हैं, फोर्स तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, फोर्स अगेन पार्ट किसका है बेटा, फिजिक्स का। जो उसके ब्रशेज हैं वो दांतों के साथ रब कर रहे हैं, ये भी क्या आपके पास फ्रिक्शन है। आप ड्रेस डाल रहे हैं, बटन स्टिक कर लिया, यहाँ भी क्या बेटा फोर्स इंप्लीमेंट हुई है, फ्रिक्शन काम करेगा। आप बस में बैठ के स्कूल में गए तो बस फिर से क्या आपके पास है कि मशीन का काम करिए, मोटर का काम करिए, वहां पे थर्मोडायनेमिक्स है, इंजन लगा हुआ है। अब पहिया रोल करता हुआ जाएगा, वहां रोलिंग फ्रिक्शन भी काम करेगा। आप चल के जा रहे हो, फिर से क्या बेटा मस्कुलर फोर्स लग रही है। हमें वाटर चाहिए बेटा, वाटर के लिए फिर से क्या आ गया, इलेक्ट्रिक मोटर आ गया। हमें फैन चाहिए, फिर से क्या आ गया अपने पास, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करें। हमें ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज के लिए फिर से क्या आ गया बेटा, थर्मोडायनेमिक्स आ गया। अपनी डेली लाइफ में ऐसी कोई भी इवेंट नहीं होगी जो बगैर फिजिक्स के हम कह रहे पॉसिबल है। अब लाइट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बल्ब चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए, एलईडी चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। ये सारी की सारी चीजें किससे पॉसिबल है बेटा, फिजिक्स से पॉसिबल है। आज के टाइम जो फोन जो इलेक्ट्रिक मोबाइल जो बेटा नेसेसिटी बन चुका है, इसके बगैर लाइफ स्टाइल पॉसिबल नहीं है। अब ये जो फोन की जो डेवलपमेंट हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं, तो बगैर फिजिक्स के क्या हम मोबाइल को पॉसिबल, इसके कंस्ट्रक्शन को पॉसिबल मान सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। तो अपनी कंप्लीट लाइफ सुबह उठने से लेके और शाम तक किससे जुड़ी हुई है, फिजिक्स से जुड़ी हुई है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, अगेन साउंड है, आप देख पा रहे हो, अगेन ऑप्टिक्स है, वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे के स्थान पर टिके हुए। अब ये बोर्ड यहाँ पे लगा रखा है तो बाई नेल्स है, फ्रिक्शन तो लगा है ना दीवार के साथ ही। तो ऐसी कोई भी इवेंट पॉसिबल नहीं है बेटा। तो हम कहें कि हमें सोसाइटी में रहना, एक हेल्दी सोसाइटी चाहिए, तो हेल्दी सोसाइटी के लिए फिजिक्स का होना जरूरी है। फिजिक्स से टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से क्या बेटा सोसाइटी। क्लियर हो जाएगी बात ये। तो अभी जो हमारा कंसेप्ट था, हमने शुरू में एक बात बताई थी, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। जो भी आप अपने आप को नेचर से अलग नहीं कर सकते, जो आप नेचर से अलग नहीं कर सकते, तो आप फिजिक्स से कैसे अलग कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे आपका ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट चैप्टर से यूं मान के चलो कि स्टार्टिंग होती है अपने पास सिलेबस की। यहाँ पे केवल आपके पास है जस्ट इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। यहाँ एग्जाम से रिलेटेड नहीं आएगा बेटा, लेकिन इंटरेस्टिंग है, पढ़ना जरूरी है, इसके बगैर बात नहीं होगी। क्लियर। ओके, ऑल द बेस्ट।